गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम रिमेनिंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारी लास्ट पीरियड में हमने डिस्कस किया था सम कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। उसमें हमने जनरली डिस्कस किया था अबाउट लिथोस्फीयर, द लेयर ऑफ लैंड, रॉक्स, सॉइल्स, कलेक्टिवली लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इट इज द लेयर ऑफ वाटर, देन एटमॉस्फेयर, एंड जो रिमेनिंग रह गया था इट इज द बायोस्फीयर। बायो मीन्स हो जाता है आपकी लाइफ का स्फीयर। ठीक है, तो डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज बायोस्फीयर एंड दिस इज ए नैरो जोन। दिस इज ए नैरो जोन in which there is a interaction between the living and non-living components। या बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है, दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, क्योंकि टू लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, टू एग्जिस्ट लाइफ, बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अबायोटिक कंपोनेंट्स में या जो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, उसमें लैंड, वाटर, एयर, ये सब दे आर इंटरेक्टेड, है ना, एक दूसरे से डिपेंडेंट है। विदाउट इट हम नहीं चल सकते। दे आर द लाइफ सपोर्टिंग जो फैक्ट्स है। विदाउट एयर वी कैंट एग्जिस्ट, हवा के बिना हम रह नहीं सकते, वाटर के बिना भी नहीं रह सकते, ज़्यादा दिन तक हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दिस आर द लाइफ सपोर्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, तो जहाँ पे ये नैरो जोन, जहाँ पे पूरा हमारे बायोस्फीयर मीन्स कंप्लीट हमारी जो यूनिवर्स उसको समझाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बायोस्फीयर जो लेयर है ना, मतलब यूनिवर्स का जो हमारी, जहाँ तक हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है, जहाँ तक दी अवेलेबिलिटी ऑफ एयर है, तहाँ तक हम उसको बायोस्फीयर कंसिडर करेंगे। तो जहाँ तक हमारे डेफिनेशन क्या होगा ना, दिस इज ए नैरो जोन। एक नैरो जोन है जहाँ पे देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, या बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स का होता है। बायोस्फीयर के अलावा अगर हम ऊपर चले जाएंगे देन वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई भी रीजन हमारे डेली टू डे लाइफ में हम लोग जिंदा रहने के लिए हमारी अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। मतलब डिपेंडेंसी होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। समझ में आए? तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर। ठीक है, इट इज़ द लेयर ऑफ सॉइल, रॉक्स। हाइड्रोस्फीयर, इट इज़ द लेयर ऑफ वाटर। एटमॉस्फेयर, इट इज़ द लेयर ऑफ एयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, ये हो गया। लास्ट में बायोस्फीयर, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या नेचुरल एनवायरनमेंट्स के जो भी कंपोनेंट्स हैं, इनके इंटरेक्शन को हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो जोन है ये हमें जो भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, एक ह्यूमन सिविलाइजेशन की सेटलमेंट के लिए जो भी नेसेसिटीज़ है, डेली लाइफ के जो भी बेसिक नीड्स है, हमें बायोस्फीयर से भी अवेलेबल होता है। बायोस्फीयर को छोड़ने के बाद वहाँ पे लाइफ सस्टेन नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे कुछ कमी हो जाती है, बहुत बायोटिक है, अबायोटिक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के। हम लिविंग है, हमारे जिंदा रहने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स का जरूरत बहुत ज़्यादा है। सॉइल सेटलमेंट के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए, एयर, ये सब लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम से वो बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन जिस लेयर में होता है, जिस स्फीयर में होता है, उसको हम बोलते हैं द बायोस्फीयर। ठीक है, देन हम देखेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज द इकोलॉजी। ठीक है, इकोसिस्टम मीन्स होता क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम। ये भी आपका बायोस्फीयर को ही थोड़ा, मतलब ज़्यादा मेरे हिसाब से बायोस्फीयर और इकोसिस्टम क्लोजली रिलेटेड है। बायोस्फीयर को थोड़ा अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर देंगे ना, उस चीज़ को थोड़ा डिस्क्राइबिंग वे में बताएंगे तो आपका इकोसिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। इज अ पार्ट ऑफ साइंस। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नॉन एज द इकोलॉजी। जो प्रोफेशन में एक इकोलॉजी होगा, सपोज हमें फाइंड आउट करना है, या कोई इकोलॉजी है, इकोलॉजिस्ट है, उनको स्टडी करना है अबाउट ह्यूमन, है ना। इकोसिस्टम में जो भी आपका लिविंग कंपोनेंट्स है,
लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट सबकी स्टडी आएगा आपकी इकोलॉजी के अंदर। ह्यूमन के ऊपर अगर किसी इकोलॉजिस्ट को स्टडी करना है तो सिर्फ हमें नहीं करेगा स्टडी, हमारी जो भी फैक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि हमारी सराउंडिंग्स है, नेचर है, एयर है, वाटर है, सबके ऊपर स्टडी करेंगे, कलेक्टिवली स्टडी होगा, देन ये हो जाएगा द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। इसमें बुक का भी आपका दे रखा है, अगर कोई इकोलॉजिस्ट है वो फिश के ऊपर स्टडी करना चाहेगा तो ओनली वो फिश के ऊपर आपको सारा फैक्ट्स नहीं बताएगा, फिश से रिलेटेड जो भी उसका सराउंडिंग्स है, जो वो खाता है, जिस फैक्ट उसको इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, जैसे कि वाटर में रहता है वहाँ की जो सराउंडिंग्स, वो सारा चीज़ सबके बारे में जब कलेक्टिवली बताएगा देन ये आपका हो जाएगा इकोलॉजी या स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम इज द इकोलॉजी। ठीक है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा टॉपिक है। इकोलॉजी समझने से पहले हम देखते हैं होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, मैंने कहा जो बायोस्फीयर होता है इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, बायोटिक है, एबायोटिक कंपोनेंट। सपोज फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर शहर में, सपोज हम राजस्थान की बात कर लें, ठीक है, वहाँ पे कैमल है। अच्छा, तो कैमल जो होता है इट इज ए ऑर्गेनिज्म जो कि आपके बायोटिक है, ऑर्गेनिज्म है, समझ में आया? अच्छा, वही राजस्थान पर्टिकुलरली जो आपका पर्टिकुलरली जो इंटरप्रेटिंग होता है या पोटेंशियल इंटरप्रेटिंग होता है एक ही पर्टिकुलर जगह की, ठीक है, जो कैमल्स है। हम राजस्थान की बात करेंगे, जाके नेक्स्ट और कोई डिजर्ट, सहारा डिजर्ट की बात कर लेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस वो अलग नहीं होगा, मतलब वो डिफरेंट हो जाएगा। हम राजस्थान की बात करेंगे तो स्पेसिफिक हुई राजस्थान लोकेलिटी की बहुत सारा, एक हमने कैमल को बोला ऑर्गेनिज्म, वही राजस्थान पर एग्जाम्पल यहाँ पे राजस्थान लिया, ठीक है, वही राजस्थान के बहुत सारे ग्रुप ऑफ जो कैमल्स हैं, ग्रुप ऑफ, ये जो एक होता है इट इज स्पेसिस, इसको स्पेसिस बोलते हैं, पर्टिकुलरली एक स्पेसिस कैमल का। ठीक है, तो राजस्थान के जो बहुत सारे कैमल्स है, ग्रुप ऑफ कैमल्स, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशंस ऑफ कैमल्स। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया सिंगल ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं स्पेसिस, ग्रुप ऑफ स्पेसिस हो जाता है पॉपुलेशंस, और पॉपुलेशंस मींस हम डिजर्ट एरिया में सिर्फ इसी को ही लेके रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कैमल्स और भी कुछ एनिमल्स हैं जो कि डिजर्ट्स में सस्टेंस होते हैं, तो ये सारा जो डिजर्ट का जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाएंगे, कुछ जैसे कुछ टाइप्स का आपको मिलेंगे, रैबिट्स भी मिलेंगे वहाँ पे, कुछ मतलब जो डिजर्ट्स एरिया में जो पर्टिकुलर कुछ होते हैं ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ये सारा पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को लेके हम वहाँ पे जो चीज़ बन जाएगा उसको हम बोलते हैं ना कम्युनिटी, एक कम्युनिटी। ठीक है, मीन्स डॉग्स भी मिलेंगे कुछ, है ना, तो अलग अलग जो भी स्क्विरल्स भी है, एक कम्युनिटी बन जाएगा अलोंग विद द पर्टिकुलर स्पेसिस। मैंने कहा एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को, एक स्पेसिफिक एक ही जाति को हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ऑर्गेनिजम मीन्स एक स्पेसिस बोलते हैं, ह्यूमन का एक स्पेसिस, और बहुत सारे ह्यूमन बन जाएंगे, दैट इज द पॉपुलेशंस। और पॉपुलेशंस के साथ ये सिर्फ जो पॉपुलेशन है ना उसी ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, हमने यहाँ पे कैमल्स को लिया है, बहुत सारे कैमल्स को लेके पॉपुलेशंस बनता है, और एक पर्टिकुलर पर्सन में सिर्फ कैमल्स भी नहीं पाए जाते, उसके साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद कैमल्स इन दिस कंडीशन, इसी एग्जाम्पल में उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। और कम्युनिटी मीन्स वहाँ पे सिर्फ आपको कैमल्स नहीं मिलेंगे, कैमल्स के साथ कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स भी मिलेंगे, मीन्स लैंड सरफेस कैसा है, वाटर, एयर या जो भी है, माउंटेन्स है, पहाड़ है, या आपकी डिजर्ट है, सैंड्स है, जो भी है, जो चीज़ उसके साथ अटैच्ड है, दे आर कलेक्टिवली नोन एज द इकोसिस्टम। ठीक है, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज द इकोसिस्टम, दैट मींस इकोसिस्टम मींस यहाँ पे कैमल्स एग्जांपल, यहाँ पे कैमल्स के साथ मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है लैंड, वाटर, डिजर्ट, ये सबको इंक्लूड किया है, तो ये आपका बन जाता है इकोसिस्टम। तो इसी के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम की डेफिनेशंस क्या होगा, इट इज द कंप्लीट जोन ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का कंप्लीट इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट टू ईच अदर। डिजर्ट मीन्स वहाँ पे कैमल है तो उसी के साथ वहाँ पे डिजर्ट सैंड भी मिलेगा, क्योंकि उसको बोलते थे सीप ऑफ द डिजर्ट्स, उसी एटमॉस्फेयर के साथ तो बिल्कुल अच्छी तरह से एक्वेंटेड है, समझ में आया? तो ये था आपका कंप्लीट, इट इज अ डेफिनेशन, अगर इसको हम डिस्क्राइब करके चले ना डेफिनेशन, ये आपका इकोसिस्टम का एक डेफिनेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने लिया इकोसिस्टम का जो पहला चीज है दैट इज द स्पेसिस, और हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स।
और स्पेशल टाइप एक ही टाइप का ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस। और पॉपुलेशंस एक ही नहीं मिलेगा, उसके साथ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी मिलेंगे, उस सबको मिलते हैं हम बोलते हैं कम्युनिटी। और कम्युनिटी अलॉन्ग विद द अबायोटिक कंपोनेंट, इट इज नोन एज द इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोलॉजिस्ट जो कैमल्स के बारे में पढ़ेगा वो सिर्फ कैमल के बारे में ही हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, कैमल्स जो रिलेटेड फैक्ट्स है, जो फैक्ट्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, डिजर्ट्स, उसका जो फूडिंग सिस्टम, ये सारा जो भी बताएगा वो इकोलॉजिस्ट। मीन्स लिविंग थिंग के साथ उसका जो नॉन लिविंग थिंग की जिसके साथ भी अटैचमेंट में, जिसके साथ उसको कुछ प्रॉफिट्स मिलते हैं, फ़ायदा मिलता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। समझ में है? देन हम देखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एनवायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है फिजिकल जिसको हम बोलते थे अबायोटिक कंपोनेंट्स, और एक हो गया बायोलॉजिकल या बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें लाइफ है। ठीक है, तो इंटरेक्शन कैसे होता है जब हम पढ़ेंगे ना इकोसिस्टम, तो हमें हमारी यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, दैट इज द एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। Aspects of ecosystem, that means the facts which influence, जो प्रभावित करता है इकोसिस्टम को। फर्स्ट हो गया आपका प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट हो गया एनर्जी फ्लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आपका हो गया डिकम्पोजिशन, लास्ट में आएगा। ठीक है, देन आपका हो गया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, प्रोडक्टिविटी देखेंगे आपका न्यूट्रिशन के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं पूरा स्पेसिस में हमने ऑटोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक ऐसे दो टाइप में डिवाइड किया है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उसको समझने से पहले देखते हैं व्हाट इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी, ठीक है। अच्छा, एनर्जी फ्लो की बात किया जाए देन हम स्टार्टिंग करेंगे सन से, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज से ही हमें सारा ताकत मिलता है, सन से हमें एनर्जी मिलता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी की लॉस क्या था, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इट ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को चेंज होता रहता है। इट कैन बी डिस्ट्रॉयड टोटली, इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अच्छा, सन की हमारी क्या होता है यहाँ पे सोलर एनर्जी। ठीक है, इसको क्या करता है, ये जो केमिकल्स एनर्जी है, जब ग्रीन प्लांट्स इस एनर्जी को ट्रैप करता है, ग्रीन प्लांट्स, तो यहाँ पे वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है ना, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स एनर्जी लेता है, लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो क्या करता है, खाना प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। ठीक है, ये जो एनर्जी या ग्लूकोज, जो एनर्जी और ग्लूकोज में स्टोर है, उसको हम लोग खाते हैं ह्यूमन। देन हमें जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको डिकम्पोजर्स बोलते हैं, डिकम्पोजर्स, वहाँ पे हमें खा के उनको एनर्जी मिलता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखा तो हमने हर सिस्टम में, चाहे आपका लिविंग हो, मतलब जितने भी सन है, प्लैनेट्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सब एक एक लेयर में ना एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। हमने नहीं दिया एनर्जी इनको, डिकम्पोजर्स को, हमें जो एनर्जी मिला है ना वो ग्लूकोज से मिला है, या जो ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो एनर्जी बना है उसको कहाँ से मिला है, सन से मिला है। तो ये बन जाता है एक लेवल, एक से दूसरे को हमेशा एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है, वहीं से सब ट्रांसफर होता चला गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से हम देखेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रास क्या है, ग्रास को एनर्जी कहाँ से मिलता है, सन से, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्रास प्रोड्यूसर या इसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ग्रास को कहता है ग्रास होपर को फ्रॉग को स्नेक, देन हो गया स्नेक को खाएगा आपका ईगल। ये सब में सन से एनर्जी दिया, ग्रास को ग्रास से, ग्रास ऊपर फ्रॉग को स्नेक, स्नेक से ईगल।
ये जो हमेशा यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। इसी बेस में आपका आएगा प्रोडक्टिविटी, मैंने कहा था एस्पेक्ट्स जो इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, प्रोडक्टिविटी है ना, मीन्स ऑटोट्रॉफ व्हिच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, मिनरल्स। प्रोडक्टिविटी एनर्जी, मैंने कहा एनर्जी सन से एनर्जी आया, ग्रास इन केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास से ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, डिकम्पोजर्स, एनर्जी के एक फ्लो होते चला गया। सिर्फ एनर्जी नहीं, एनर्जी के साथ हमारी क्या चलेगा, न्यूट्रिएंट्स, जो भी पोषक तत्व ग्रीन प्लांट से मिलेगा, ग्रास ऊपर को फ्रॉग को स्नेक, एनर्जी के ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, जब मैंने कहा एनर्जी की बात हो गया, न्यूट्रिएंट्स की होता है, वहाँ पे कितना होता है, ओनली 10% एनर्जी के फ्लो होते रहता है, 10% एनर्जी फ्लो का। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं 10% लॉ। एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी को या एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन को जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट फ्लो होता है ओनली 10% होता है, इसको हम बोलते हैं 10% लॉ। ठीक है, तो ये था इकोसिस्टम और प्लांट्स बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करते हैं, नहीं रह पाएंगे, हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के अलावा, दोनों एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट है टू मच, बहुत ज़्यादा। अगर नहीं होगा, लाइफ सेटल नहीं हो पाएगा या हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक इंसान को या ह्यूमन को या चाहे एनिमल्स को भी, जिसको भी है, सस्टेन करने के लिए हमारी इम्पोर्टेंस है, उसके साथ हमारी जो नेचुरल एनवायरनमेंट उसका भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो दोनों को प्रिजर्व करना, दोनों ही कैसे सुरक्षित रहे उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और दोनों की इम्पोर्टेंस एक दूसरे को, सपोज हमारे एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित हो गया है, पोल्यूटेड हो गया, तो उसकी सफ़र सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं होगा, उसमें जितने सारे चीज़, जितने सारे स्पेसीज ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे ना, सब कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे। तो हमें सुस्त रहने के लिए हमारी एनवायरनमेंट को सुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो वाटर मिल रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए, जो एयर है वो भी अच्छा होना चाहिए, जो लैंड है वो भी पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए। तो हर चीज़ को ध्यान में रखेंगे, और जैसे कि कह रहे हैं कि हम एक इकोसिस्टम में, एक बायोस्फीयर में हम सुस्त रहेंगे कब ना, जब हमारी बायोस्फीयर कम्प्लीटली हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा मैंने मतलब कैसे उसमें समझाया, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, डिकम्पोज हमेशा होते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। हम देखेंगे ये तो नॉन लिविंग थिंग है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं, हम डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, हमें सब इंटरेक्ट करते हैं या सब इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी वो फैक्टर्स है। ठीक है, हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स के अलावा एक सेकेंड भी नहीं रह सकते, सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पीरियड में उसका जो क्वेश्चन आंसर पार्ट को करेंगे। थैंक यू।